तो मैं और ओम प्रकाश चौटाला शताब्दी एक्सप्रेस में चंडीगढ़ गए और रात को रुक करके वापस आए। उन दिनों चौधरी देवीलाल से पार्लियामेंट की टिकटों का डिस्कशन था, तो वो सब टिकटों का डिस्कशन हुआ, एक 10 की 10 पार्लियामेंट का, तो हिसार पे आके बात अटकी। तो उन्होंने कहा कि ये एक रिटायर्ड ऑफिसर है पुलिस, इसकी फाइनल कर दी चौधरी साहब ने, और उसको हुकम सिंह भी थे, मैं भी था, सारे करते। तो मैंने कहा तो गलत कर दिया आपने। बोले नहीं, आदमी सारे ठीक बताओ। तो कैसे ठीक होगा, राजनीतिक कार्यकर्ता है क्या? बोले नहीं है। तो फिर ये गलत है। अब रिटायर्ड ऑफिसर्स को आप उसको पार्लियामेंट दोगे तो कैसे राजनीतिक कार्यकर्ता काम करेगा, कैसे राजनीतिक सोच पैदा होगी? तो एकदम उनको समझ में आई। तो बोले क्या करूं? मगर और देखो कोई। तो बोले बताओ। मगर ऐसे आदमी को टिकट दो जो बिल्कुल आज तक मेंबर पंच भी ना हो, उसको टिकट दो। तो कहले बताओ किसका दूं? मगर आप जयप्रकाश को टिकट दो। जयप्रकाश को कौन वोट देगा? जयप्रकाश से तो आप ठीक रहोगे, आप लड़ो। मगर ना, मैं संगठन में इच्छुक हूं, आपके साथ काम करूंगा। जयप्रकाश को क्यों कह रहा हूं सुनो, कि वो युवा लोकदल का प्रधान है, और युवा बचेरे को जो आज तक किसी पंचायत का मेंबर नहीं है, उसको अगर टिकट दोगे 30 साल तक युवा आपके नारे लगाएगा कि भाई ये लोग वो दे सकते हैं। बात उनके दिमाग में फिट बैठी, उसका कांटा लगाया और जयप्रकाश को वो टिकट दी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी लोकसभा में और एक भी विधानसभा में कोई जाट नहीं जीतेगा। बहुत बड़े बड़े दावे थे कि ये नेता आ जाएंगे, नीतीश कुमार आ जाएंगे, लालू प्रसाद यादव के परिवार से आ जाएगा, ममता भी आ जाएगी। आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया, ना मुलायम का बेटा आया, ना जैन चौधरी आया। कैसे देखते हैं? एक कमेंट लास्ट। बताऊं, खुद की चूक है, दूसरे की किसी की नहीं। अब राज्यसभा का पीछे चुनाव था, उस चुनाव से पहले ये खुद लड़का जाता, इसकी चौटाला को जाने की जरूरत कौन थी? जागे कर बुआ जी, आप लोगों ने मेरी राज्यसभा में मदद करी थी ना लो प्रत्याशी की। क्या हाँ करी थी भाई। तो हमारे पहले वोट तो गणे है, कौन एक वोटड़ा है मेरा, और ये वोट में तो आपने देन आया हूं। तो सोनिया को वोट देके कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस को वोट की जरूरत थी, कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। आज कहीं जाने की जरूरत थी? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं मास्टर हरि सिंह। परिचय के मोहताज नहीं हैं और चेहरा भी आपका जाना पहचाना है। दरअसल जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मास्टर हरि सिंह का राजनीति में बेहद गहरा अनुभव है। तीन मुख्यमंत्रियों के साथ में इनका अनुभव रहा है। बतौर राजनीतिक सलाहकार के तौर पर वो देवीलाल हों, वो ओम प्रकाश चौटाला हों, या फिर बंसीलाल सरीखे नेता, जिनको आज भी लोग याद करते हैं। दरअसल देश को ज़रूरत किस चीज़ की है? पिछले दिनों संसद में बिल लाया गया महिला रिजर्वेशन को लेके। इससे भी इतर कई जरूरी चीज़ें हैं जिन पर देश का ध्यान नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का ध्यान नहीं है, या फिर कहें तो सरकार का ध्यान नहीं है। वैसी कौन सी चीज़ें हैं जो देश को बदल सकती हैं, समाज को बदल सकती हैं, हमारी जनरेशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं? इस पर चर्चा करेंगे। मास्टर हरि सिंह मेरे साथ हैं। मास्टर बहुत बहुत स्वागत है। क्या सोचते हैं, देश के लिए ज़रूरी क्या है? आज़ादी से पहले 14 पब्लिक स्कूल होते थे जिसमें अंग्रेज़ों के और राजाओं के बच्चे पढ़ते थे, सिर्फ दून स्कूल में कॉलेज ये। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आदमी काम करते थे, स्वतंत्रता सेनानी होते थे, तो वो उसको कहते थे देखो भाई, आज ये 14 स्कूल ऐसे हैं जिसमें राजा और महाराजा और अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को यहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता कभी भी, हमारे साथ दुभांत है। और ये दुभांत जब ख़त्म होगी जब हमारा देश आज़ाद होगा। उस बात को गले लगाया, देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद आज 75 साल पूरे हुए, वो कहाँ से कहाँ चली गई बात। कितने 14 से कितने 1,40,000 से भी ज़्यादा स्कूल प्राइवेट हो गए जो पब्लिक स्कूलों की तरह थे। और आश्चर्य इस बात का रहा कि वो प्राइवेट स्कूल पैसे वालों ने तो खोले, पूंजीपतियों ने तो खोले, राजनेताओं ने स्कूल खोल लिए, लीडरों ने स्कूल खोल लिए। जब राजनेता उन्होंने स्कूल खोल लिए, पैसे वालों ने स्कूल खोल लिए, अफसर उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो सरकारी स्कूलों का उसमें भट्ठा बैठ गया। तो आज पूरे देश में दर्द इस बात का था, बहुत दिन से दर्द था।
आज से नहीं है, बहुत पुराना दर्द है ये, कि जब ये हमारा पूरा देश है, ये इसमें जो जन्मने वाला भारत का बच्चा, देश में बच्चा भारत का बच्चा हो, तो उसको कम से कम एक चीज़, समान शिक्षा, समान शिक्षा, समान स्कूल, एक जैसा वातावरण, एक जैसी सामग्री, एक जैसी सुविधा, एक जैसी निगरानी, एक जैसा निरीक्षण, एक जैसी जिम्मेवारी में वो शिक्षा मिले। और इसके लिए केवल और केवल एक बात थी, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा। ये मैं सोचता था शायद ये काम हो जाए तो जो कोई मजदूरी करता है, किसान है, कोई गरीब रिक्शा चलाता, कोई भी आदमी, उसको जब ये लगे कि भाई मैं चाहे कितनी मजदूरी करूं, मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा जो टॉप के राजनेता, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, उसी प्रकार के समान शिक्षा सामग्री उसको मिलेगी, चाहे कहीं भी स्कूल, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे दिल्ली में हो, और चाहे मंगाड़ी के गांव में हो, समान प्रकार का वातावरण, समान प्रकार की सामग्री, सुविधाएं, सारी शिक्षा निगरानी होंगी। ये एक्सपेक्ट करता है गरीब आदमी, और वो हौसले से टोकरी भी गिरेगा, मजदूरी भी करेगा, खेती भी करेगा। क्यों? कि मेरी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी वो शिक्षा प्राप्त करेगी जो एक धनी का बच्चा, अफसर का बच्चा और नेता का बच्चा प्राप्त करता है। इस बात की मैं उम्मीद करता था, परंतु वो हमारी उम्मीदें नहीं लगी। दूसरा एक विषय मैं आपकी जानकारी के लिए, और ये मेरे साथी जो पब्लिक सुन रहे जनता, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि मुद्दा आज का दर्द नहीं है ये। जिन दिनों चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और आगे वो आना था चुनाव से पहले उन्होंने एक पार्टिकुलर 5-10 लोगों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें स्वर्गीय देवीलाल, ओम प्रकाश, मैं भी था। उन्होंने कहा था कि बताओ ऐसे क्या विषय होना चाहिए जो जनता का दर्द दूर कर दे और कोई हमें वोट मिल जाए। सब ने अपनी अपनी बात रखी, पर मैंने उस वक्त चंद्रशेखर को इनके मौजूदगी में बताया था कि आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके एक समान सरकारी स्कूलों में सबको एक जैसी शिक्षा दे दो, ये एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होगा। और आप आज जीरो पे हो, और ये बात आप करोगे तो जनता भी आपका साथ देगी। कुछ देर तक सोचते रहा, सोचते और कहने लगे भाई चलो लिखो समान शिक्षा, मगर कुछ नहीं होगा, समान शिक्षा से कुछ नहीं होगा। जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ना होगा तब तक कुछ नहीं। जैसे ये कहता है केजरीवाल, कहे ना पीछे कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, सेम चंद्रशेखर वाली बात इसने की। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं बोलता ये, राष्ट्रीयकरण बोले तो फिर फर्क पड़ गया कि वो जो सारा प्राइवेट 5,000 दिल्ली में स्कूल, 3,000 सरकारी स्कूल, अंतर आ गया। दोस्ती उनसे लोगों की है। तो जिसके दिल में दर्द है, पीड़ा है, और जो समझता है कि अगली जनरेशन इस बात से आए, एक तो ये था मुद्दा। दूसरा मैं सोचता था कि एक बात और भी हो सकती है कि गरीबी और बेरोजगारी एक ही चीज़ है, एक समान चीज़ है। गरीबी है और बेरोजगारी है, वो कैसे दूर हो, इसके लिए व्यवस्था करना इनका काम है। व्यवस्था जिसके दिल में, जिसके सीने में तड़प हो, दर्द हो गरीब की, और जिसके सोच हो करने की, तो वो आदमी कोई ये काम कर सकता है। परंतु मैं तो सोचता था शायद करे, परंतु इनके दिल में ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से वो व्यवस्था परिवर्तन इंदिरा गांधी ने किया, उसी व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते थे करें। अब जैसे एक बात बताऊं एग्जाम्पल की, कि भी ये गरीबी हटाना, जैसे कांग्रेस ने ही एक दूसरी व्यवस्था से बनाई थी कि भाई 100 दिन मजदूर को मजदूरी देंगे, मनरेगा की बात कर रहे हैं बनाई। अब 100 दिन मजदूर को मजदूरी देने की बात थी, आज उनको 313 दिन, 52 हफ्ता होते हैं साल में, 313 दिन उनको मजदूरी दे दो, और मनरेगा को किसान के खेत के साथ जोड़ दो, किसान को मजदूरी की सुविधा दे दो, तो किसान को रात मिलेगी, और 1,000 रुपये दैनिक भी अगर उसको मजदूरी दोगे आप, तो गरीबी तो गई, एक लाइन में गई, एक ही व्यवस्था से चली गई। तो ये गरीबी। फिर रोज़गार देने की बात है
तो इस शिक्षा, अब शिक्षा में एक बात मेरा और भी जोड़ना था। जैसे आज क्या है, ये तो स्कूलों की बात बताई, इसके उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा में कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कोई और ट्रेड बनना चाहता है, दाखिले नहीं मिलते, कहते डोनेशन लाओ। वाई? अरे तुम दुनिया भर की ये सड़कों के जाल और काम करते हो। अरे सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण तो ये है, आप उन बच्चों के लिए सबको अवसर दो। किसमें एडमिशन लेना है, इसमें लो। क्या इच्छा है तेरी, ये इसमें एडमिशन लो। फ्री एजुकेशन, चाहे उसमें एडमिशन, पूरी शिक्षा, लास्ट तक शिक्षा पूरी फ्री मिले। तो जब शिक्षित हो गया बच्चा जन्म से लेके ऊपर तक, तो वो कहीं इस देश में रोजगार करे, बाहर रोजगार करे और करो। एक पूरी पीढ़ी आपने उनको समान अवसर प्रदान कर दिए। उन्नति के समान अवसर जब उनको मिलेंगे तो वो अपने हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। एक तो ये मेरा इच्छा था। अब जिस तरह राहुल ने एक बात कही, राहुल गांधी ने, उनकी बात को पकड़ो आप। राहुल ने कहा कि इनके दिमाग में कुछ और था और आनन फानन में इन्होंने कर दिया कुछ और। एक बात और उन्होंने कही, एक उन्होंने ये कही, जो संसद है और संसद में जो सांसद है, चाहे हमारे हैं और चाहे और के हैं, वो कोई स्वतंत्र बात नहीं कर सकते। कहा राहुल गांधी ने पीछे दिनों में। ये सत्य बात है, जो मेरी पीड़ा है बहुत पुरानी। मेरा इसके ऊपर व्यवस्था का ये प्रश्न है कि जब तक संसद और सरकार एक होगी तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कितना कुछ करो, कितना ना करो, कारण क्या है? 800 लोग सांसद हैं इस वक्त राज्यसभा और लोकसभा। 800 सांसद में लोकसभा प्रधानमंत्री को चुनती है और सारे सांसदों में से मंत्री बनते हैं। तो वो सारे 5 साल तक मंत्री के चक्कर में लगा रहता है उनका आना जाना। मैं मंत्री कब बनूं, कैसे बनूं, कब बनूं। तो कानून खाक बनाएंगे वो, कैसे बनाएंगे कानून? संसद को सरकार से अलग कीजिए, पूरा का पूरा 800 का 800 जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा, उसको अलग कीजिए और कार्यपालिका को अलग कीजिए। तब वो जो संसद होगा उसका काम क्या रहेगा कि मैं तो आया इसलिए हूँ कि सुधार करूँगा, कानून बनाऊँगा। और सर्वेश जैसा रात और दिन चिंता करके कोई अच्छे से अच्छा कानून ले आएगा और स्वतंत्र होकर के उसमें रखेगा, और उसका जब नाम आगे चलेगा तो वो आगे प्रधानमंत्री भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी कहीं बनेगा। तो उसके ऊपर मेरिट के ऊपर ये चीज़ें आनी चाहिए। टैलेंट हो, उसका दर्द हो और सोच हो, और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोच थी। परंतु जो आज इन्होंने कर दिया, आज क्यों हो रहा है ऐसा? आप पहले महिला की बात आ गई, महिला में फिर आप ओबीसी की बात करो, क्या क्यों है? इसके ऊपर सोचा कभी? ये इसलिए है कि भाई ये राजनीति और सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है, इसलिए किया ना। तो राजनीति और सत्ता में हिस्सेदारी राजनीति में तो हिस्सेदारी ठीक है, पर सत्ता की हिस्सेदारी के लिए ज़्यादा प्रयास होते हैं, वोट इसमें मिल जाएगा, ये केवल राजनीति लिए कर। परंतु संसद में जब आप ऐसी चीज़ कर दोगे पूरा का पूरा, अब उसमें टैलेंट होगा, प्रतिभाएं होंगी और चुन के लोग आएंगे। और एक व्यवस्था इसमें ये थी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में उत्तम आचरण का ही प्रवेश होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में उत्तम आचरण के व्यक्ति का प्रवेश जरूरी हो, तो सारा सिद्ध हो गया। आज कहते हैं ये भ्रष्टाचार है, ये फलाना है, दिखड़ा, बंद की ना बात है। आप नियम बनाओ कि कोई भी इन तीनों में उसके बगैर नहीं आ सकता। तो एक मैं ये कहना चाहता था। सुधार कैसे हो मास्टर जी? क्योंकि जैसे आपने कहा कि सत्ता और राजनीति ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है उसमें, लेकिन मामला तो सारा वोट का है। जो बिल लेके आए जाते हैं उसमें सबसे पहली नज़र इस बात पे होती है कि वोट किससे घटेगा, किससे बढ़ेगा, क्रेडिट कौन लेगा, कौन नहीं लेगा। अब वही उसी विषय पे मैं आपको थोड़ा सा और एक घटी हुई घटना के बारे में बताऊंगा। अब जैसे महिला आरक्षण बिल है, हम इसको बुरा नहीं बताते, अच्छा बताते हैं, अच्छा है। परंतु इसका दुरुपयोग कैसे होगा? दुरुपयोग क्या होगा कि जैसे भाई आज क्या है कि भाई कोई फिल्म स्टार लेके आगे उनको टिकट दे देंगे, और कोई इस तरह के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको चुनाव में लड़ाएंगे। क्योंकि जो रियल डाउन ट्रोडन, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित जो नीचे लोग हैं
वो एजुकेटेड भी नहीं है इतने, और उसमें सक्रियता भी नहीं है। क्यों? कि पहले उनकी आर्थिक दशा सही नहीं है। तो ये दुरुपयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात बताऊंगा, उन दिनों हम इसमें होते थे चौधरी देवीलाल के साथ, और 89 का चुनाव था, और सीकर भी लड़ा था, रोहतक भी लड़ा, 2 चुनाव इकट्ठे लड़े थे। 89 का चुनाव था, और 89 के चुनाव में लोकसभा की टिकटें दी जा रही थी। तो मैं और ओम प्रकाश चौटाला शताब्दी एक्सप्रेस में चंडीगढ़ गए और रात को रुक करके वापस आए। उन दिनों चौधरी देवीलाल से पार्लियामेंट की टिकटों का डिस्कशन था। तो वो सब टिकटों का डिस्कशन हुआ, एक 10 की 10 पार्लियामेंट का, तो हिसार पे आके बात अटकी। तो उन्होंने कहा कि ये एक रिटायर्ड ऑफिसर है पुलिस, इसकी फाइनल कर दी चौधरी साहब ने, और उसको हुकम सिंह भी थे, मैं भी था, सारे करते। तो मैंने कहा तो गलत कर दिया आपने। बोले नहीं, आदमी सारे ठीक बताओ। तो कैसे ठीक होगा, राजनीतिक कार्यकर्ता है क्या? बोले नहीं है। तो फिर ये गलत है। अब रिटायर्ड ऑफिसर्स को आप उसको पार्लियामेंट दोगे तो कैसे राजनीतिक कार्यकर्ता काम करेगा, कैसे राजनीतिक सोच पैदा होगी? तो एकदम उनको समझ में आई। तो बोले क्या करूं? मगर और देखो कोई। तो बोले बताओ। मगर ऐसे आदमी को टिकट दो जो बिल्कुल आज तक मेंबर पंच भी ना हो, उसको टिकट दो। तो कहले बताओ किसका दूं? मगर आप जयप्रकाश को टिकट दो। जयप्रकाश को कौन वोट देगा? जयप्रकाश से तो आप ठीक रहोगे, आप लड़ो। मगर ना, मैं संगठन में इच्छुक हूं, आपके साथ काम करूंगा। जयप्रकाश को क्यों कह रहा हूं? सुनो, कि वो युवा लोकदल का प्रधान है, और युवा बचेरे को जो आज तक किसी पंचायत का मेंबर नहीं है, उसको अगर टिकट दोगे 30 साल तक युवा आपके नारे लगाएगा कि भाई ये लोग वो दे सकते हैं। बात उनके दिमाग में फिट बैठी, उसका कांटा लगाया और जयप्रकाश को वो टिकट दी। आज ये आएगी कि नहीं बात? ये तो मेरे सामने प्रैक्टिकल हुई, चंद्रशेखर वाली भी हुई, ये भी हुई, सामने हुई ना बात। आज इस तरह से एक तरीके से जयप्रकाश जेपी को लॉन्च आपने कराया। वो उसकी तकदीर पार्टी कराने वाली थी। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, सुझाव की, सलाह की, पर मेरी सलाह मान ली गई। ये एग्जैक्ट है। सारी बातें होगी मास्टर जी, लेकिन हरियाणा के एक बार मैं फोकस करना चाहूँगा। हरियाणा में राजनीति क्या चल रही है? एक दिन पहले ही जेजेपी रैली करती है राजस्थान में, आईएनएलडी करती है कैथल में, कांग्रेस पर नजरें थी। बड़े बड़े दावे किए अभय सिंह चौटाला ने कि कांग्रेस के नेताओं से वो मिले, सोनिया गांधी से वो उन्होंने निमंत्रण भेजा, राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा, खड़गे साहब से उन्होंने मुलाकात कर ली, और लोग भी देख रहे थे कि भी क्या कांग्रेस की नुमाइंदगी इस रैली में आएगी। लेकिन वहाँ तो सर चिड़िया भी नहीं आई। तमाम चीज़ें हो रही हैं। हरियाणा में कैसे आप देखते हैं? लोगों में जिज्ञासा भी है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, सरकार किसकी बनेगी तो जनता तय करेगी, लेकिन समीकरण क्या है और आपका नज़रिया क्या है बतौर राजनीतिक सलाहकार के तौर पर, और जो आप जानकारी रखते हैं राजनीति में, आपकी जो पकड़ है, आप कैसे देखते हैं कि हरियाणा में राजनीति कैसे हो रही है, किस दिशा में जा रही है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? आप संभावनाएं कहो, मैं आपको सटीक उत्तर बता रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की फाइट रहेगी, लोकसभा और विधानसभा, और कांग्रेस बड़े तकड़े मार्जिन से लोकसभा में भी जीतेगी और विधानसभा में भी बड़े मार्जिन से सरकार कांग्रेस बनाएगी। सरकार बनाने के पीछे कारण और तर्क, वो सारी बात मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस की सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण ये है इसमें कि पीछे जो एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में एक बहुत ज़्यादा बीजेपी ने प्रचार किया कि ये तो जाट जो है ना वो कर रहे हैं, जाट कर रहे हैं, जाट कर रहे थे सारे किसान, पर वो धक्के से जाटों के जुम्मे लाया जा रहा था। और इतना लंबा वो आंदोलन चला, और वो आंदोलन में वो जो बातें हुई उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं बाद में वो आंदोलन सरकार ने वापस ले लिया। उसका एक इम्पैक्ट इस प्रदेश के किसानों पे ये पड़ा कि किसान भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज़ हुआ, और किसानों की नाराज़गी के बाद किसानों ने महसूस किया कि इसको कैसे हराएं, कौन हराए, तो उनको कांग्रेस विकल्प नज़र आया।
और किसान एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ है, एक मुश्त। दूसरा एक छोटा सा उसमें था असर क्या था कि जैसे कुमारी शैलजा जो थी वो पार्टी की प्रेसिडेंट थी। पार्टी की प्रेसिडेंट के बाद फिर राज्यसभा का चुनाव आया और राज्यसभा में उनको टिकट नहीं दिया और उसके बाद फिर कुछ समय बाद वो अध्यक्ष पद से भी चले गए। तो एक मैसेज प्रदेश में इस तरह का चला गया कि यह छोरी कितनी अच्छी लड़की, कितनी निष्ठावान कांग्रेस की, कभी भी कोई चीज़ की कभी भी मांग करना, कोई ये कहना कि मुझे ये बनूंगी, ये बनाओ ना, केवल निष्ठा निष्ठा और निष्ठा और मर्यादित त्यागी, इतनी उनकी विशेषताएं होने के बाद भी अब ये क्या हुआ, पर प्रतिक्रिया के तौर पर शैलजा ने कांग्रेस और कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस को बढ़ाने की बात करी। आज पीछे एक बयान दे दिया, शैलजा का बयान आया कि भाई मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। एक बयान से वातावरण में परिवर्तन जबरदस्त हुआ। कैसे कि जो उपेक्षित, पीड़ित, दलित समाज और जो दूसरे, जैसे हमारे से दूसरे लाओ, भाई हम जाट हाँ, हमारे से भी तो दूसरा पक्ष है, दूसरा ब्राह्मण है, बाणिया है, गुज्जर है, हीर है, सारी तरह की जात है। तो उन्होंने महसूस किया कि शैलजा तो से तुम्हारी बहुत अटैचमेंट है, अगर शैलजा चुनाव लड़ेगी तो हो सकता है कल को मुख्यमंत्री बन जाए। तो एक नए केवल दलित समाज में बल्कि पूरे समाज में एक हौसला हुआ। ये एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन दूसरा ओपिनियन और भी बहुत लोग हैं, एक पक्ष आप कह सकते हो वो है जिनको ये ऐसा लगता है कि हरियाणा में वोट दुआऊ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं क्या? इसके मैं आपको ये बता रहा था कि एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन हो गया कि 25% दलित है समाज और हम हैं 27% जाट हैं, 52% का कम्बिनेशन, तकड़ा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये दलित और जाट का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बॉन्ड तो मास्टर जी तब होगा जब उनके बीच में कोई बॉन्ड फिक्स करने वाली चीज़ आएगी। सुन लो मेरी बात, ये एक मजबूत बॉन्ड है, नेचुरल। और इस बॉन्ड का इफेक्ट जो मैं चुनाव होंगे जब भी विधानसभा के, लोकसभा के, मैं आपको आज परिणाम बताता हूँ, सर आप नोट करो। जनता नोट कर लेगी सर। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी 17 रिजर्व सीटों में, आरक्षित सीटों में एक भी सीट नहीं आएगी। 35 के 35 कोई भी, हाँ एक तो ये बता कोई आरक्षित सीट नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी लोकसभा में और एक भी विधानसभा में कोई जाट नहीं जीतेगा। दो बात क्लियर कर लो। और यहाँ कांग्रेस में 17 की 17 विधानसभाएं की सीटें कांग्रेस जीतेगी, कोई बीच में रोड़ा ना, रुकावट नहीं। और अगली 3500 से 3700 जो आप टिकट दोगे इनको, जाटों किसानों को, ये सारी ये जीतेगी। 52 से आंकड़ा शुरू होगा। फिर जो शहर हैं बामण और बाणियर खूब जीत के आओ। कांग्रेस का ये आपको ठिकाना रहे कब ये बॉन्ड होया, इसके कारण कि शैलजा ने खुद, जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, हरियाणा में या देश में 3 चीज़ को लोग पसंद, तीनों को पसंद नहीं करते। किसको? रावण के व्यवहार को कोई पसंद नहीं करता, दुर्योधन के व्यवहार को कोई पसंद नहीं करता, कैकेयी के व्यवहार को कोई पसंद नहीं करता। किसका व्यवहार पसंद करते हैं? व्यवहार युधिष्ठिर का और व्यवहार राम का पसंद करते हैं। राम के साथ कैकेयी ने कितना ही वो किया, इसी तरह दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ जो कुछ किया, पर वही आचरण है कि इसको लोग देखते हैं
शैलजा के सारे गुण गिनवा दिए मास्टर जी। मुझे सिर्फ एक बात का बता दो, बहुत लंबी हो जाएगी बातचीत। हरियाणा की आपने कहा कि विधानसभाओं से लोकसभाओं कांग्रेस हारी है, आपने ये दावा कर दिया। लोकसभा की एक बार बता दो, कांग्रेस कौन कौन सी सीट जीत सकती है? सीट का नाम अगर आप बता पाओ। कांग्रेस 10 की 10 भी जीत सकती है, 10 की 10। डिफरेंट बट होगा सर, जीत सकती है, जीतेगी नहीं जीतेगी इसका नहीं आइडिया है। अभी शुरुआत है, अभी 6 महीने हैं। जैसे मैंने बताया है कि अच्छा ये आया है ना, अब इस तरह से कांग्रेस ही आगे बढ़ेंगे, मिल कर के चलेंगे, सारी बात करेंगे ना। और जो महत्व किसका मैंने बताया ना कि इनका विशेष महत्व है दलित समाज का, अब उनको बहुत ही आगे करके रखो, ताकत दो। किसान और दलित समाज मिल करके 10 की 10 सीट जीतेगी, 10 की 10। एक कमेंट, आखिरी कमेंट अभय सिंह चौटाला पे भी आप दे दो। बहुत बड़े बड़े दावे थे कि ये नेता आ जाएंगे, नीतीश कुमार आ जाएंगे, लालू प्रसाद यादव के परिवार से आ जाएगा, ममता भी आ जाएगी। आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया, ना मुलायम का बेटा आया, ना जयंत चौधरी आया। कैसे देखते हैं? एक कमेंट लास्ट। बताऊं, खुद की चूक है, दूसरे की किसी की नहीं। सुनो, पिछले टाइम में इनेलो का राज्यसभा का प्रत्याशी था और सोनिया गांधी ने राज्यसभा के प्रत्याशी को सारे वोट दिलाने के लिए आदेश जारी किए थे और वोट पड़े थे। चलो वो भाग है, कोई जीतते ना जीत पाए, परंतु कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने इनेलो को राज्यसभा वोट दिया था कि नहीं दिया था? तो वोट दिया था। अब क्या होना था? अब राज्यसभा का पीछे चुनाव था, उस चुनाव से पहले ये खुद लड़का जाता, इसकी चौटाला को जाने की जरूरत कौन थी? जाके कर बुआ जी आप लोगों ने मेरी राज्यसभा में मदद करी थी इनेलो प्रत्याशी की। क्या हाँ करी थी भाई, तो हमारे पहले वोट तो गणे है, कौन एक वोटड़ा है मेरा, और ये वोट मैं तो आपने देन आया हूँ। तो सोनिया को वोट देके कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस को वोट की जरूरत थी, कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। आज कहीं जाने की जरूरत थी? अब बात गई, सब कुछ गया, अब कुछ नहीं। शुक्रिया मास्टर जी बात करने के लिए। है मास्टर हरि सिंह, जैसे मैंने बताया कि 3 मुख्यमंत्रियों के साथ में राजनीतिक सलाहकार के तौर पर इनका अनुभव है, ज़बरदस्त इनका अनुभव है। और इनका ये कहना है कि देश को अगर संवारना है, देश को आगे लेके जाना है, तो मूल संरचना में परिवर्तन लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन सरकारें इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं। इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए, शिक्षा का एग्जाम्पल दिया, आचरण का एग्जाम्पल दिया। इनसे और भी बातें करेंगे, दरअसल ये लंबा एपिसोड हो रहा है, इनसे और भी मुलाकातें रहेंगी, बातें रहेंगी, और इनके तजुर्बे को आपके सामने लाने की कोशिश भी करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।